Please subscribe my channel Knowledge Seekers and press the bell icon to never miss a lecture. Hello everyone. I hope that you and your loved ones are safe and well in the current situation of COVID-19 pandemic. Please stay home and stay safe and follow all the guidelines of our government and administration. आज मैं आप लोगों के लिए जो लेक्चर लेके आई हूँ तो उस लेक्चर का टॉपिक है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और स्वरूप, डेफिनेशन, स्कोप एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि अरस्तु ने कहा दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य है वो समाज में रह के अपना जीवन यापन करता है। तो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के ये जो विभिन्न पक्ष होते हैं उनका अध्ययन हम विभिन्न सामाजिक विज्ञानों द्वारा करते हैं। जैसे कि समाजशास्त्र मनुष्य के जीवन के सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है। एज वेल अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है और बिल्कुल वैसे ही नीति शास्त्र मनुष्य के जीवन के नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। तो इन सभी शास्त्रों के समान ही राजनीतिक विज्ञान मनुष्य जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। अतः राजनीति शास्त्र वो विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। परंतु राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है उसका विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, संस्थागत या संरचनात्मक ढांचा, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। पर जब इसके शाब्दिक अर्थ के रूप में हम राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि राजनीति विज्ञान शब्द को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, जो कि पॉलिटिक्स शब्द से बना है। और पॉलिटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ होता है नगर राज्य। और नगर राज्यों की जो स्थिति थी, जो कार्य प्रणाली थी या उसकी और सारी जो गतिविधियां थीं, उससे संबंधित विषयों का अध्ययन करने वाले विषय को ग्रीस निवासी पॉलिटिक्स कहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्भव अत्यंत प्राचीन है और यूनानी विचारक अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सर्वप्रथम पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। अब हम जैसा हमने कहा कि यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, यानी यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर और राज्य में कोई भी अंतर नहीं था। परंतु आज के समय में हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि राज्य का जो स्वरूप था, जो राज्य का क्षेत्र था, वो बदला और आज इन राज्यों का, नगर राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। इस प्रकार आधुनिक युग में जब संसार प्रत्येक विषय के वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन की ओर झुक रहा है तो राज्य से संबंधित विषयों का अध्ययन राजनीति शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान कहा जाता है। गार्डनर ने कहा कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने की राजनीति के लेखक हैं, यानी जितने विद्वान हुए उन्होंने अपने अपने अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं दी। फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राजनीति विज्ञान का विभिन्न परिभाषाओं के स्तर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण। जब हम राजनीति विज्ञान विषय के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत विद्वानों की परिभाषाओं को देखते हैं तो
इन्हें हम प्रमुख रूप से 3 भागों में बांट के देख सकते हैं, जिसमें पहली परिभाषाएं ये है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में है। दूसरी, राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में है। और तीसरी, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में विद्यमान है। जैसे कि गार्डनर ने कहा दैट पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यानी इन विद्वानों ने ये माना कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो मूल विषय है वो राज्यों से ही संबंधित है, यानी स्वाभाविक रूप से राज्य के विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। ब्लंट्सली ने कहा कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसके किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। यानी कि राज्य के इर्द गिर्द अध्ययन का जो भी विषय है वो सब कुछ राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। ऐसा ही ऐसी ही एक परिभाषा जकारिया ने भी दी। डॉक्टर जकारिया ने कहा कि राजनीति विज्ञान ऐसे मौलिक सिद्धांतों को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है जिनके अनुसार समूचे राज्य का संगठन और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार गुडनोव, एक्टन आदि ने भी राजनीति विज्ञान को राज्य के ही अध्ययन का विषय बताया। जो दूसरा दृष्टिकोण परंपरागत परिभाषाओं के अंतर्गत आता है, दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है कि जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत सीले ने कहा कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। और इसी तरह से लिकॉक ने भी कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट। इस तरह हम देखते हैं कि वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों ने उन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया, उनका खंडन किया जिसमें ये कहा गया कि राजनीति विज्ञान सिर्फ राज्य का अध्ययन है। अभी तो उनके स्थान पर दूसरे विद्वानों ने, जिनकी धारणा ये थी कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, उन्होंने ये तर्क दिया कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही वह यंत्र अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप में परिणित की जाती है। पर हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की ये सारी परिभाषाएं एकांगी हैं, यानी अपूर्ण हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार इन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। क्योंकि राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती और सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र बन के रह जाता है। और राज्य की क्रिया अभिव्यक्ति के लिए सरकार का और सरकार के अस्तित्व की किसी कल्पना के लिए राज्य का अस्तित्व अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का कोई अध्ययन पूर्ण ही नहीं हो सकता है। तो राज्य और सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय बन जाते हैं। और इसी को लेकर फ्रांसीसी थिंकर पॉल जैनेट ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंसेस विच ट्रीट्स ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी
राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यानी पॉल जैनेट ने जो परंपरागत दृष्टिकोण की तीसरी विचारधारा थी, जिसमें राज्य और सरकार दोनों को ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय माना गया, उस परंपरा के अंतर्गत अपनी परिभाषा दी और इसमें कहा कि राज्य का आधार और सरकार के सिद्धांत, इन दोनों का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान का विषय वस्तु है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए गिलक्राइस्ट ने भी कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इसी तरह से लास्की, गैटल, डिमॉक आदि लेखकों ने भी इसी मत का समर्थन किया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं। पर इन परिभाषाओं का दायरा या क्षेत्र तो जरूर पिछली परिभाषाओं से थोड़ा विस्तृत हुआ, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं परिभाषाएं संपूर्ण प्रतीत नहीं होती हैं। क्यों संपूर्ण प्रतीत नहीं होती हैं? इसलिए क्योंकि इन परिभाषाओं में राज्य और सरकारों को स्थान तो दिया गया, पर इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मानवीय पक्ष की पूर्णतः अवहेलना की गई। किसी भी समाज विज्ञान का एक जो मूल तत्व होता है वो उस विज्ञान के अंतर्गत मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। और राजनीति विज्ञान तो एक ऐसा विषय है जिसमें राज्य और सरकार के संपूर्ण अध्ययन में मानवीय पक्ष ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। इसलिए राज्य और सरकार का व्यापक अध्ययन केवल इसलिए किया जाता है कि संस्थाएं मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। किस हद तक प्रभावित करती हैं, उस प्रभावित करने में हम किन नीतियों के अंतर्गत संशोधन करें, उसमें क्या कुछ और जोड़ सकते हैं, इन्हीं बातों का अध्ययन किया जाता है। तो यदि केवल राज्य और सरकार पर ही हमारी दृष्टि रहेगी तो राजनीतिक विश्लेषण स्थिर, नितांत औपचारिक और संस्थागत होकर रह जाएगा। इसी विषय में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस में हरमन हेलर ने कहा कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। इस संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। अतः राजनीति विज्ञान से संबंधित परंपरागत परिभाषाओं से निम्न प्रवृत्तियां निकलकर सामने आती हैं। पहले, अपने पारंपरिक संदर्भ में राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। दूसरा, राजनीति विज्ञान का राज्य विषयक अध्ययन मूलतः संस्थात्मक है क्योंकि उसमें केंद्रीय महत्व राज्य अथवा सरकार का है, अन्य तत्व मात्र संयोगिक है। तीसरा, राजनीति विज्ञान औपचारिक रूप से राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हुए राज्य के संविधान में निहित कानूनी वास्तविकता को अध्ययन का आधार बनाता है। और चौथा, परंपरागत राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन की अपेक्षा राज्य की नीतियों के अध्ययन पर विशेष बल देता है। इस प्रकार अब हम जब परंपरागत दृष्टिकोण की तरफ से आधुनिक दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण की तरफ आते हैं और राजनीति विज्ञान की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में इस दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल में परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री और राज्य संबंधी धारणाओं की कड़ी आलोचना की गई। आलोचकों ने कहा कि राज्य और राजनीतिक संस्थाओं की परिधि से परे भी कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं या एक ऐसा परिवेश देखने को मिलता है जिसके अध्ययन की उपेक्षा राजनीति विज्ञान की गरिमा और उपयोगिता के लिए अनर्थकारी है। इस मत के जो प्रतिपादक हैं वो ये मानते हैं कि सभी समाज विज्ञानों की प्रेरणा स्रोत और अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव व्यवहार है और राजनीति विज्ञान सामान्यतः मानव व्यवहार के राजनीतिक पहलू का अध्ययन है।
और द्वितीय महायुद्ध से पूर्व शायद राजनीतिक विचारक राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मनुष्य की राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों को प्रमुख स्थान दिए जाने के प्रति अत्यंत आग्रहशील रहे। वॉल्टर वेजहॉट, वुडरो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस आदि ने राजनीति के यथार्थवादी अध्ययन पर बल दिया। ग्राहम वॉलस, आर्थर बेंटले, कैटलिन और लॉसवेल ने मानव और उसके व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। चार्ल्स मेरियम ने 1925 की अमेरिकी राजनीति विज्ञान एसोसिएशन के सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तकनीकों और प्रविधियों के विकास एवं प्रयोग पर बल दिया। 1930 में लॉसवेल ने अपनी पुस्तक साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स में राजनीतिक घटनाओं एवं क्रियाओं की व्याख्या के लिए फ्रायड के मनोविज्ञान को भी आधार बनाया। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में जिस नए दृष्टिकोण का उदय हुआ या सूत्रपात हुआ वो निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। इन वर्षों में राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में जो व्यवहारवादी क्रांति हुई उसमें इस बात पर ही बल दिया गया कि वर्तमान समय में समस्त मनुष्य के जीवन ने एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मनुष्य के जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं, चाहे वो राजनीतिक है, सामाजिक है या आर्थिक है, उनको एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जा सकता जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। इसलिए ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि राजनीति विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का भी अध्ययन करता है। अतः व्यवहारवादी दृष्टिकोण समाजपरक दृष्टिकोण है, जिसकी मान्यता ये है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भों में ही उचित रूप से समझा जा सकता है और राजनीतिक अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया जाना चाहिए। आधुनिक लेखकों का विचार है कि राजनीतिक संस्थाओं के घोषित उद्देश्य चाहे कुछ भी क्यों न हो, उनके पीछे जो राजनीतिक प्रक्रिया कार्य करती है और यथार्थवादी राजनीतिक अध्ययन की दृष्टि से ये प्रक्रिया ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। अतः आधुनिक लेखक जो थे उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा उन साधनों और प्रक्रियाओं को अधिक महत्व दिया जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं काम करती हैं। अतः राजनीति विज्ञान की आधुनिक अवधारणाओं की दृष्टि से जॉर्ज कैटलिन, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लॉसवेल और कापलान विशेष उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान संबंधी अपने परिभाषाओं में राजनीति के वास्तविक और व्यवहारिक संदर्भों पर बल देते हुए उसे शक्ति, प्रभाव, राजनीतिक औचित्य एवं सत्ता का अध्ययन माना है। अतः आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक राजनीतिक शास्त्री थे उन्होंने राजनीति विज्ञान के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए उनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत ज़्यादा स्पष्ट समझ सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है, यानी इन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवहार और क्रियाओं के अध्ययन को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। दूसरा, जो ये मानते थे कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। कैटलिन और लॉसवेल इस विचार के समर्थक हैं और दोनों के विवेचन का मुख्य आधार भी मनोविज्ञान है। कैटलिन ने राज्य के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलाप के अध्ययन पर बल देते हुए राजनीति को प्रभुत्व और नियंत्रण के लिए किया जाने वाला संघर्ष बताया। तीसरी बात जो आधुनिक दृष्टिकोण में निकल कर आती है कि राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन है और इस दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो डेविड ईस्टन, आमंड आर केगन आदि हैं। और डेविड ईस्टन ने कहा भी है कि दैट पॉलिटिक्स इज एन एक्टिविटी कंसर्न विद ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ अ वैल्यूज फॉर अ सोसाइटी।
यानी ये दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में परिभाषित करता है और इनकी ये मान्यता है कि संपूर्ण समाज स्वयं में एक व्यवस्था है और राज्य व्यवस्था इस संपूर्ण समाज व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है या उसका एक अभिन्न भाग है। जो चौथी बात इसमें आती है आधुनिक दृष्टिकोण में कि राजनीतिक विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राजनीति शास्त्री ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करते हुए समाज या राज्य में विद्यमान परिस्थितियों के संदर्भ में सरकार या शास्त्र के नीति संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया का भी अध्ययन करता है। इसलिए राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो किसी शासन की नीति प्रक्रिया और उसके द्वारा नीति निर्माण का अध्ययन करता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है और इसके अंतर्गत राजनीतिक प्रक्रियाओं के साथ साथ राजनीतिक संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है। पिनाक और स्मिथ के अनुसार क्या है यानी यथार्थ में क्या है और क्या होना चाहिए यानी आदर्श, और इन दोनों के बीच यथासंभव समन्वय कैसे प्राप्त किया जाए यानी यथार्थ और आदर्श क्या है, वर्तमान स्थिति में क्या है और आगे क्या होना चाहिए यानी आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, इन दोनों के बीच यथासंभव समन्वय कैसे प्राप्त किया जाए, इस दृष्टि से हम सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार हमने परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान क्या है और इसके विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र पर आते हैं। एक विषय के क्षेत्र से हमारा आशय या मतलब इस बात से होता है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है या उसकी विषय वस्तु क्या है। तो प्रोफेसर विलोबी ने कहा कि राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे हैं राज्य, सरकार और कानून। और इसी क्रम में 1948 में यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तत्वाधान में सारे विश्व के राजनीति विज्ञान के जो समस्त विद्वान थे उनका एक सम्मेलन हुआ जिसमें ये निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन विषयों का समावेश किया जाना चाहिए वो है राजनीति के सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो विभिन्न विद्वानों और यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीति विज्ञान के संबंध में जो विचार मंत्रणा की गई या जो विचार उनके द्वारा व्यक्त किए गए उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से जिन बातों का अध्ययन किया जाता है वे हैं मानव का राजनीतिक जीवन, राज्य, सरकार, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, राजनीतिक विचारों का इतिहास और राजनीतिक विचारधाराएं, अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंध और संगठनों का अध्ययन। तो हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो है वो कितना विस्तृत और विशाल है और इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, शासन के प्रकार और अंग, प्रतिनिधित्व, राज्य के कार्य, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत, व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि अनेक राजनीतिक विचारधाराओं, अंतर्राष्ट्रीय विधियों, संबंधों और संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो जैसा हमने कहा कि राजनीति विज्ञान अतीत से लेकर वर्तमान और वर्तमान के साथ एक आदर्श भविष्य का अध्ययन करता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि इसका क्षेत्र जो है वो इसके परंपरागत रूप से आज आधुनिक समय तक आते आते काफ़ी विस्तृत हो गया है,
क्योंकि इसका अध्ययन विषय इसलिए गतिशील है और इसमें इसलिए निरंतर वृद्धि हो रही है कि अध्ययन के जो मानक है, मानव का जो व्यवहार है, विश्व समुदाय का विकास है, ये निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। और जैसे जैसे इसमें निरंतरता प्रगति हो रही है, वैसे वैसे राजनीति विज्ञान के जो अध्ययन का क्षेत्र है या विषय वस्तु है, उसमें भी निरंतर वृद्धि होती जा रही है। और वर्तमान समय में कुछ नई प्रवृत्तियों का उदय हो जाने के कारण, जैसे कि मैंने कहा कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत हो रहा है, तो इन प्रवृत्तियों में प्रमुख रूप से जीवन की विविधता, प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली का उदय, जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का उदय, नियोजित आर्थिक विकास आदि तत्व ऐसे आते हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान विषय के क्षेत्र को और अधिक विस्तृत कर दिया है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक विकास के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व एक इकाई के रूप में परिणत हो गया है, जिसे हम आजकल ग्लोबल विलेज या फिर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा भी कहते हैं। और इस बात ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को संपूर्ण संसार विश्व तक विस्तृत कर दिया है। पर जब हम परंपरागत रूप से ये देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि व्यक्ति का राजनीतिक जीवन राज्य और अन्य राजनीतिक संस्थाओं तक ही जो उसका अध्ययन का विषय क्षेत्र है वो सीमित है। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद विश्व के राजनीतिक पटल पर राजनीति विज्ञान विषय के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ और ऐसा माना गया कि इस विषय का अध्ययन केंद्र राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा इन संस्थाओं की चालक शक्ति को उसके मानवीय व्यवहार को आधार बनाना चाहिए। और डेविड ईस्टन ने इसे व्यवहारवादी आंदोलन की संज्ञा भी दी। व्यवहारवादी आंदोलन में इस बात पर बल दिया गया कि व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है उसके समस्त सामाजिक जीवन के संदर्भ में ठीक उसी प्रकार से समझा जा सकता है। अतः राज्य और राजनीतिक संस्थाओं की परिधि के बाहर मानव व्यवहार और राजनीतिक समुदायों का भी राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो नवीन प्रवृत्तियां हैं उन्होंने इस विषय के अध्ययन क्षेत्र को और अधिक विस्तृत और व्यापक कर दिया है, जिसमें व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ उसके अराजनीतिक पक्षों को भी सम्मिलित कर दिया गया है। और वर्तमान परिस्थिति के संबंध में रॉबर्ट ए डहल ने लिखा है कि राजनीति आज मानवीय अस्तित्व का अपरिहार्य तत्व बन चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था से अवश्य ही संबद्ध होता है। अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का स्वरूप या प्रकृति पर। तो जब हम राजनीति विज्ञान के स्वरूप या प्रकृति या नेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो एक बात सामने आती है वो ये आती है कि क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला है। वैसे तो हमारे विषय को राजनीति विज्ञान नाम दिया गया है, लेकिन इस विषय को विज्ञान मानने के लिए राजनीति विज्ञान के विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद पाया जाता है। एक और अरस्तु ने इसे मास्टर साइंस की संज्ञा दी, यानी अरस्तु ने इसे सभी विज्ञानों में सर्वोच्च विज्ञान कहा। वहीं बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा। और अरस्तु के साथ साथ बर्नार्ड शॉ के साथ साथ बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्लंटसली, जेलिनेक, प्राइस और डॉक्टर फाइनर लास्की आदि विद्वान भी ऐसे हुए जिन्होंने इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। परंतु वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रोगन, बर्ग, मोस्का, कैटलिन, एमास, बियर्ड, मिटलैंड, बकल, काम्टे आदि ऐसे विद्वान भी हुए जिन्होंने इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, यानी इन्होंने रिजेक्ट किया कि पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट अ साइंस, इट्स अ आर्ट।
और जब हम मैटलैंड का स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उन्होंने बड़े व्यंग्यपूर्ण तरीके से मैटलैंड ने कहा कि व्हेन आई सी अ गुड सेट ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हेडेड बाय द वर्ड पॉलिटिकल साइंस आई रिग्रेट नॉट द क्वेश्चंस बट द टाइटल। यानी कि जब मैं राजनीति विज्ञान विषय शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। इन विद्वानों के साथ साथ काम्टे ने कहा कि राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धांतों और निष्कर्षों के संबंध में एकमत ही नहीं है। इनमें विकास की निरंतरता का अभाव है, इसमें उन तत्वों का अभाव है जिसके आधार पर भविष्य के लिए ठीक निष्कर्ष निकाले जा सके। तो इन विद्वानों ने जो तर्क दिए कि पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इस विषय में सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है, यानी हम अन्य विज्ञानों की तरह इसमें कोई एक ऐसा सर्वमान्य तथ्य नहीं दे सकते हैं जिस पे सारे विद्वान एकमत हों। जैसे यदि हम गणित पढ़ें तो हम उनके नियमों में देखते हैं कि उसके जो नियम होते हैं वो सभी विद्वान उस पर एकमत होते हैं, यानी 2 और 2 4 ही होगा। वैसे ही अन्य विषयों के संदर्भ में भी हम यही पाते हैं कि जो भी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या अन्य कोई भी विज्ञान है, पदार्थ विज्ञान, उनमें जो है सर्वमान्य तथ्य पाए जाते हैं, पर राजनीति विज्ञान में ऐसा नहीं है। यहाँ पर होता ऐसा है कि यदि आदर्शवाद को हम पढ़ें तो वहाँ पे राज्य को ही सर्वोच्च सत्ता मान लिया जाता है, और वहीं अगर इसके साथ हम अराजकतावाद को पढ़ें तो उसमें राज्य को एक अनावश्यक संस्था का रूप दे दिया गया है। तो इन विद्वानों ने ये कहा कि हमारे राजनीति विज्ञान विषय में किसी भी एक मत पे सर्वमत नहीं है, सबके विभिन्न विभिन्न मत हैं, और इसी तरह से ये इतने जो मतभेद हैं वो इस विषय को विज्ञान का रूप नहीं प्रदान करते हैं। दूसरी बात इन लोगों ने कही कि इसमें कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव पाया जाता है। जैसे अन्य विज्ञानों में कार्य और कारण में निश्चित संबंध पाया जाता है, पर राजनीति क्षेत्र में जो घटनाएं घटित होती हैं उनके कई कारण हो सकते हैं, और सही कारण का अंदाज़ा लगा पाना एक तरह से हम कह सकते हैं कि असंभव ही प्रतीत होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये कहते हैं कि 1917 की जो बोल्शेविक या सोवियत क्रांति हुई वो किस कारण हुई, इसके बारे में हम एक सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या वो साम्यवादी विचारधारा के कारण हुई या प्रथम विश्व युद्ध का दौर था वो, और अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जो घटना चक्र थे उस वातावरण के प्रभाव के कारण ये क्रांति हुई। तो इनका दूसरा जो तर्क है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, उसके लिए ये कहते हैं कि इसमें कार्य और कारण में निश्चित संबंधों का अभाव पाया जाता है। आगे ये कहते हैं कि पर्यवेक्षण और परीक्षण राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संभव नहीं है, यानी हम किसी लेबोरेटरी में बैठकर कुछ इक्विपमेंट की मदद से ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिनसे हम मनचाहा उत्तर प्राप्त कर सकें, क्योंकि राजनीति विज्ञान में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और मनुष्य का व्यवहार जो है वो किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होता है और निरंतर परिवर्तनशील होता है। और इसी संबंध में ब्राइस ने कहा भी कि भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में एक प्रयोग बार बार नहीं दोहराया जा सकता है, क्योंकि उसी प्रकार की दशाएं दोबारा नहीं पैदा की जा सकती जैसे कोई नदी के एक ही प्रवाह में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। यानी ब्राइस ने कहा कि जैसे नदी की धारा यदि एक बार व्यक्ति के सामने से गुजर जाए तो दोबारा पुनः उस धारा को प्राप्त करना संभव नहीं है, वैसे ही मनुष्य का व्यवहार भी समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो हम उस दशा में कोई एक निश्चित पर्यवेक्षण या परीक्षण नहीं कर सकते हैं, और इसका कारण उन्होंने मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता को बताया। आगे उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान में अन्य विज्ञानों की भांति अचूक माप या शुद्ध माप की कमी है, क्योंकि मनुष्यों के जो
भावनाएं होती हैं, मनुष्य के जो संवेग होते हैं वो निरंतर परिवर्तित होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिनको हम अन्य पदार्थों की भांति सही सही माप नहीं सकते, उसका मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अन्य विज्ञान की भांति राजनीति विज्ञान में हम अचूक माप नहीं कर सकते हैं। आगे इन्होंने तर्क दिया कि इसमें पदार्थ विज्ञान में जैसे निश्चित नियम होते हैं और उस कारण से किसी भी विषय में हम निश्चित भविष्यवाणी कर सकते हैं, वैसी भविष्यवाणी हम राजनीति विज्ञान में नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में इन विद्वानों ने कहा कि विज्ञान की एक विशेषता ये मानी जाती है कि उसमें परिभाषा, शब्दावली और अध्ययन पद्धतियों के संबंध में निश्चितता होती है और उनमें एकमतता भी होती है, लेकिन हमारे अध्ययन विषय के संबंध में ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। और जैसा कि गार्डनर ने कहा भी है कि यह राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने कि इसके लेखक हैं। इस विषय के अंतर्गत प्रजातंत्र और समाजवाद जैसी अनेक बहुअर्थी धारणाएं भी हैं। आगे ये विद्वान कहते हैं कि विज्ञान वस्तुपरक होता है और इसकी अध्ययन वस्तु निर्जीव होने के कारण वैज्ञानिक मानवीय भावनाओं से दूर रहते हुए तटस्थता के साथ इनके अध्ययन में संलग्न रहता है, लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाना संभव नहीं है। इसी क्रम में बकले कहते हैं कि पॉलिटिक्स सो फॉर फ्रॉम बीइंग अ साइंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ ऑल द आर्ट्स, यानी ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। वहीं दूसरी ओर जिन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो तर्क दिए वो कुछ हद तक तो सत्य हो सकते हैं, पर इनकी जो विचारधारा है वो बहुत ही संकुचित है। इन विद्वानों द्वारा पदार्थ विज्ञानों की परिभाषा को राजनीति विज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञान पर लागू जो किया, उसको विज्ञान समझने वाले विद्वानों ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि सर्वमान्य तथ्यों और कारण तथा कार्य के बीच निश्चित संबंध पाए जाने वाले विषय को ही विज्ञान कहा जाए, ये सही नहीं है। और गार्डनर ने कहा भी कि एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथ्य परस्पर संबद्ध, क्रमबद्ध तथा वर्गीकृत किए गए हों। तो इन विद्वानों ने जिन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान की श्रेणी में आता है, उन्होंने इसके पक्ष में कई तर्क दिए, जिसमें से जो पहला रहा, उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित है, क्योंकि ये विज्ञान का अगर पहला लक्षण है तो यह लक्षण राजनीति विज्ञान में भी विद्यमान है, क्योंकि राजनीति विज्ञान राज्य सरकार या अन्य राजनीतिक संस्थाओं का जो अध्ययन करता है वो क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। तो इस विषय के अंतर्गत पाए जाने वाले क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन के ये निश्चित प्रमाण मिलते हैं, इसलिए क्रमबद्धता और व्यवस्थित विषय वस्तु का जो मानक है वो राजनीति विज्ञान पूरा करता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि अध्ययन सामग्री की प्रकृति में अस्थायित्व और एकरूपता की जो मांग विज्ञान करता है वो भी कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान में पूरा होता है। यद्यपि इन्होंने ये माना कि मानव व्यवहार में जड़ पदार्थ जैसी एकरूपता नहीं पाई जाती, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मनुष्य का राजनीतिक आचरण एक ही प्रकार का होगा। और लॉर्ड ब्राइस ने कहा भी कि मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में एकरूपता तथा समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा एक प्रकार के कार्य ही करता है। तीसरी बात इन्होंने कही कि जिस सर्वमान्य तथ्य की मांग विज्ञान करता है वो तथ्य भी राजनीति विज्ञान में पाए जाते हैं। जैसे कि आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में एक
सर्वमान्य तथ्य का प्रतिपादन किया और उन्होंने कहा कि यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो गृहस्थों की तो बात ही क्या, वानप्रस्थी और सन्यासी लोग भी क्रुद्ध हो जाते हैं और विद्रोह कर बैठते हैं। इसके विपरीत दंड शक्ति का ठीक रूप में प्रयोग करने पर जनता में सर्वत्र धर्म का राज्य होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे सभी लोग एकमत हैं या फिर सहमत हैं। और जो राजनीति विज्ञान में एकमतता का अभाव है उसका कारण विषय का अवैज्ञानिक होना नहीं है, वरन समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होने वाली जो मनुष्य की प्रकृति है वही प्रकृति संबंधित विद्वानों के विचारों में भी प्रदर्शित होता है, जिसे हम भेद की संज्ञा देते हैं। अगला इन्होंने कहा कि कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध होना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि पदार्थ विज्ञानों की ही तरह राजनीति विज्ञान में भी कार्य और कारण में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर वही बात कि विशेष घटनाओं के अध्ययन से कुछ सामान्य परिणाम निकाल लिए जा सकते हैं, ऐसा हमेशा देखा गया है। जैसे यदि जनता में असंतोष उत्पन्न होगा या जो शासक वर्ग है या सरकार है वो अपनी जनता के जरूरी जो भी ज़रूरतें हैं उनको ठीक तरह से पूरा नहीं कर रहा है, न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति यदि किसी भी समाज में उत्पन्न होती है तो उस समाज में क्रांति जन्म लेगी ही लेगी, उस समाज में विद्रोह अवश्य होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या अगर हमने सरकार के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं लगाया और कोई प्रतिबंध नहीं लगाया तो ऐसी सरकारें भ्रष्ट हो जाएंगी, निरंकुश हो जाएंगी, ऐसा हमारा अतीत कहता है। तो भविष्य में भी हम एक कार्य और कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं कि यदि पुनः इन घटनाओं को दोहराया गया तो फिर रिजल्ट के रूप में हमें वही अतीत की घटनाएं हमारे सामने होंगी जो अतीत में घट चुकी है। दूसरा इन्होंने कहा कि पर्यवेक्षण और परीक्षण राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है। तो इसके तर्क में इन्होंने कहा कि पर्यवेक्षण और परीक्षण भी राजनीति विज्ञान में संभव है, यद्यपि कि हम प्रयोगशाला में उस भांति प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिसमें अन्य पदार्थ विज्ञान जिस तरह से करते हैं, पर फिर भी पर्यवेक्षण के आधार पर हम बहुत सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम विभिन्न शासन पद्धतियों का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र जैसी शासन पद्धतियों में लोकतंत्र में जनता के हितों की ज़्यादा रक्षा होती है और आज की वर्तमान परिस्थिति में लोकतंत्र ही सर्वोत्तम शासन पद्धति है। अगला तर्क जो इन विद्वानों ने दिया वो ये थी कि राजनीति विज्ञान में भी भविष्यवाणी की क्षमता विद्यमान है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये भविष्यवाणियाँ हो सकता है कि अक्षरशः सत्य ना हो या सदैव सत्य ना हो, पर फिर भी एक अनुमान तो हम इसके अंतर्गत लगा ही सकते हैं। और डॉक्टर फाइनर ने कहा भी कि हम निश्चिततापूर्व भविष्यवाणियाँ नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं। और इस आधार पर इन विद्वानों ने ये भी तर्क दिया कि यदि भविष्यवाणी की क्षमता और उसकी सत्यता ही ये कसौटी मान लें कि यही विज्ञान की कसौटी है, तो फिर हम मौसम विज्ञान जैसे विज्ञान जिनमें अनेक भविष्यवाणियाँ अनेक बार गलत हो जाती हैं, वो एक अनुमान साबित होती हैं, तो क्या सिर्फ इस आधार पर मौसम विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा? नहीं। तो इस आधार पर राजनीति विज्ञान भी भविष्यवाणी की क्षमता रखता है। तो हम देखते हैं कि कुछ विद्वान ऐसा सोचते हैं कि
कोई भी अध्ययन या तो विज्ञान की श्रेणी में आता है या कला की श्रेणी में आता है, लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं है। और विलियम एसलिंगर ने ठीक ही लिखा है कि विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है। कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है और हमारे राजनीति विज्ञान के संबंध में ये बात पूर्णतः सही लागू होती है। चूँकि राजनीति विज्ञान के कला होने के संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद नहीं है। कला ऐसे विज्ञान को कहा जाता है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना हो, यानी सत्यम शिवम और सुंदरम की साधना ही कला है। तो इस अर्थ में यदि हम देखें तो राजनीति विज्ञान एक कला ही है। और ब्लंटस्ली ने कहा है कि राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक बोध होता है। राज्य का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से वो कैसा व्यवहार करे, राजनीति में इन समस्त बातों का प्रतिपादन होता है। तो हम ये कहें कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान और कला दोनों ही है, तो ये गलत नहीं प्रतीत होता है। और कैटलीन ने तो इसके आगे जाके राजनीति के अर्थ को और विस्तार प्रदान किया और उन्होंने कहा कि कला, दर्शन और विज्ञान तीनों ही राजनीति विज्ञान में समाहित हैं। और लासवेल ने भी इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है। आई होप you like my lecture. Thank you so very much.